Bismillahirrahmanirrahim. Students, today's topic is their intermolecular forces. Intermolecular forces. बेटे वर्ड हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर. एक्चुअली इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इट इज देयर मोलेकुलर. सो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस. इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस का बता रहा हूं. दो किस्म की फोर्सेस हैं, इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलेकुलर. अब इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो कि बिटवीन द एटम्स होती हैं विद इन द मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस कहलाती हैं इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस. ये आपने जो केमिकल बॉन्ड्स पढ़े हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स जितने भी पढ़े हैं, ये क्या है? इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस हैं. ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं जो बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल पाई जाती हैं. ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को आपस में जोड़ कर रखती हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं. अब बेटे जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं? ये ऐसी फोर्सेस हैं जो किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं और ये रिलेटिवली वीक फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस. बट ये दो किस्म की फोर्सेस की समझ आई आपको? यस सर. इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस केमिकल बॉन्ड्स में होते हैं. बिल्कुल, जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये केमिकल बॉन्ड्स हैं. ये हमारी बुक पे इसका तो लिखा नहीं हुआ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. बेटे वर्ड इंट्रा का मेंशन नहीं होगा. बाकी ये फोर्सेस जितनी मेंशन जो आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, कोवलेंट बॉन्ड्स वगैरह जो पढ़े, ये सारे इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस हैं. इसका मतलब देखें ना, इंट्रा का मतलब है विद इन, इनसाइड. इंट्रामोलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस, इनको कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर. और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं, जिनको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं. ये बेटे यहाँ पे मैं आपको इनका डिफरेंस बता देता हूं. ये जो ये हाइड्रोजन और क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के हवाले से एक्सप्लेन किया गया है HCl के लिहाज से. इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये केमिकल बॉन्ड है और ये इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स है. ये इंट्रामोलिक्यूलर है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के एटम के दरमियान है. और इसी तरह ये भी इंट्रामोलिक्यूलर है, ये भी इंट्रामोलिक्यूलर, जो कि सॉलिड लाइन से इंडिकेट की गई है ये बॉन्डिंग फोर्स, ये इंट्रामोलिक्यूलर है. और ये जो डॉटर लाइंस आप देख रहे हैं, ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ये वीक फोर्सेस होती हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेशन में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो बॉन्डिंग फोर्सेस हैं उनको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया कि वो स्ट्रांग हैं, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है. बेटे यहाँ पे दोनों किस्म की फोर्सेस आपको क्लियर हैं? यस सर. इजान शहजाद, यस सर. आपको बेटे आवाज क्लियर आ रही है? सर क्लियर आ रही है. ओके. तो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं? यूज करते हैं क्यों इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस. दोबारा बताएं, आपकी आवाज क्लियर नहीं. The atom between the molecule within the molecule in any compound, they are forming chemical bonds and are strong bonds. Yes. Forces which exist between atoms of a molecule. Forces that exist between the atoms of a molecule are called intramolecular forces. And what are intermolecular forces? Hazik? The forces between the chemical bonds. No, but clear नहीं हुआ. दोबारा बोलें. Intermolecular forces between chemical bond. नहीं, bonds के दरमियान नहीं, molecules के दरमियान.
फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल। इंटर का मतलब होता है दरमियान, इंटर का मतलब है दरमियान, तो इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, अब दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्स है ना, इसलिए इसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहा है। हाँ जी हाजिर बेटे, दोबारा दोबारा बताएंगे आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स यस, फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ये इसकी एग्जांपल है। जी बेटे ये एग्जांपल है। अब हम कंपैरिजन देखते हैं स्ट्रेंथ का, जो डिफरेंट हमने फोर्सेस पढ़ी हैं इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करें अगर, तो बेटे इसमें HCl को ही एग्जांपल के तौर पे लिया गया है। ये जो आपको इधर शो किया गया HCl के मॉलिक्यूल शो किए गए हैं, जिसमें दोनों किस्म की फोर्सेस इंडिकेट की हैं। तो कंपैरेटिवली आप देखें कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये बहुत ही वीक होती हैं, कि अगर आपके पास 1 मोल HCl के मॉलिक्यूल्स हों लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड के, यानी HCl लिक्विड स्टेट में आपके पास हो, 1 मोल मॉलिक्यूल्स हों आपके पास, जो कि कितने बनेंगे, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 into 1023 मॉलिक्यूल्स, ये 1 मोल होता है, इतनी तादाद जो पार्टिकल्स की है। तो इतने मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, ताकि वो लिक्विड HCl गैस में चेंज हो जाए, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इसमें बेटे, 17 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 17 किलो जूल। 17 किलो जूल एनर्जी। अब आप देखें उसी HCl के एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाने वाली जो बॉन्डिंग फोर्सेस हैं, जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, अगर हम उनको ब्रेक करना चाहें ताकि हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग-अलग हो जाएं, तो इसके लिए बेटे 430 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब आप 17 को कंपेयर करें 430 के साथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, तो एनर्जी का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। इट शोज, सर वो भी HCl है, सर वो भी HCl है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है? यहां से बेटे देखें कि जहां 17 किलो जूल एनर्जी की बात की हमने, कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करने के लिए 17 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो वो बेटे ये फोर्सेस हैं जो डॉटेड लाइन से शो की गई हैं, ये वीक फोर्सेस हैं, इनको ब्रेक करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए 17 किलो जूल। और जब हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल जो HCl के होंगे, जो लिक्विड स्टेट में होगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ कंट्रेरी टू इट, अब आप देखें कि अगर वही 1 मोल मॉलिक्यूल्स HCl के हैं, उनकी ये फोर्सेस ब्रेक कर रहे हैं, ये केमिकल बॉन्ड्स जो हैं, जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, अगर हम इनको ब्रेक कर रहे हैं तो इनके लिए आपने देखा कि 430 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, 430 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रांग है जी। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ नाउ इट इज क्लियर। यस सर। सर यस सर। अब्दुल हादी, अब्दुल हादी नॉट इन क्लास। सर क्लास में है। बेटे आप बोलें, क्वेश्चन नहीं समझ आएगी तो दोबारा बता देंगे आपको, ये हेजिटेट ना करने के पता नहीं मुझे क्वेश्चन आएगा या नहीं। अबू बकर, यस सर। बेटे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इन दोनों में से वीक कौन सी हैं? सर दोनों में से वीक इंट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर, ये बेटे जो डॉटेड लाइन से शो की गई हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और ये वीक हैं। एहसान, यस सर। बेटे अगर हमारे पास 1 मोल HCl के मॉलिक्यूल्स हों,
1 मोल HCl मॉलिक्यूल्स, उनकी इन बॉन्डिंग फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हैं, इनको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 430 किलो जूल। 430, वेल डन। हाजिक, हाजिक, यस सर। बड़े आप बताएं कि HCl मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी 1 मोल मॉलिक्यूल्स HCl के हैं, तो इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? सर 17 किलो जूल। 17 किलो जूल। ओके, ये बेटे जी। सर मैंने पूछना था सर, जो वीक फोर्सेस होती हैं सर, हम उनको वंडरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं। हाँ जी, वैंडरवाल फोर्सेस कहते हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनको वैंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे, इनकी टाइप्स बताता हूँ। अब बेटे तवज्जो से बैठे, आपको मैं इसकी थोड़ी टाइप्स बता देता हूँ। ये टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें डिस्कशन होगी, इतना ज्यादा चीज डिस्कस नहीं करूंगा। सिर्फ मैं आपको फोर्सेस का बता दूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की किस्में कितनी हैं। बेटे ये आप देख रहे हैं, ये 4 किस्म की फोर्सेस हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, उसके बाद है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या इनको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। फ्रिट्ज लंदन के नाम पर, फ्रिट्ज लंदन जो है ये साइंटिस्ट का नेम है, तो उसके नाम पर इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि उसने इनको एक्सप्लेन किया था। ये 4 किस्में बेटे आपने देख ली हैं। यस सर। इजान शहजाद, यस सर। बेटे ये 4 किस्म की फोर्सेस हैं, सुन लिया आपने? यस सर। अब सब बच्चे तवज्जो से बैठे, मैं इन सबको इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा सिर्फ इनकी रिप्रेजेंटेशन ही शो करूंगा, एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे पहली फोर्स बेटे है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अच्छा, डाई का मतलब क्या होता है? 2। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई 3 जैसा होता है। तो डाई का मतलब है 2। तो डाईपोल का मतलब ये हुआ 2 पोल। ये देखिए 2 पोल बनते हैं ना, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें 2-2 पोल्स बनते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो कहा डाईपोल डाईपोल फोर्सेस। तो बेटे देखें, ये भी डाईपोल है और ये भी डाईपोल है, ठीक है, ये सारे डाईपोल हैं मॉलिक्यूल जो हैं। तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड और दूसरे डाईपोल का पार्शियल पॉजिटिव एंड जो है, उसके दरमियान ये जो डेवलप होने वाली फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, ये डाईपोल डाईपोल इंटरैक्शन कहलाती है, या डाईपोल डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटे डाईपोल डाईपोल क्लियर है? यस सर। हाँ जी, दोबारा समझा हाँ जी सर, क्लियर है। ओके ओके, ये दोबारा जो बच्चा कह रहा है सुन लें। बेटे देखें, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इसमें 2 पोल बनते हैं, एक पॉजिटिव पोल होता है एक नेगेटिव पोल होता है, इसलिए इन मॉलिक्यूल्स को हम डाईपोल कह रहे हैं। अब ये भी डाईपोल है और इसके नेबरिंग जो मॉलिक्यूल है वो भी डाईपोल है। दोनों के दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्स जो पैदा हो रही है, ये एक मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड और दूसरे नेबरिंग मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड के दरमियान पैदा हुई है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं डाईपोल डाईपोल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट सेकंड फोर्स, आयन डाईपोल फोर्स। ठीक है, आयन डाईपोल फोर्सेस क्या होती हैं? बेटे नाम से जाहिर है ना, एक आयन होगा और एक डाईपोल होगा। अब इसमें देखिए सोडियम लिया है आयन, जो कि पॉजिटिव आयन है, कैटायन, और जो डाईपोल है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स सोडियम आयन के साथ जो इंटरैक्शन डेवलप कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं, ये आयन डाईपोल फोर्सेस कहला रही हैं, एक आयन और दूसरा डाईपोल। आज बेटे क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट। सर दोबारा
दोबारा देख लें बेटे, आयन डाइपोल का मतलब ये हुआ कि एक आयन होना चाहिए और दूसरा डाइपोल होना चाहिए, यानी एक पोलर मॉलिक्यूल हो और दूसरा आयन हो। तो ये सोडियम आयन लिया है जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, कैटायन, और डाइपोल में वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने नेगेटिव एंड के साथ, जो ऑक्सीजन वाला एंड, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाले एंड्स के साथ देखें कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं सोडियम आयंस के साथ। तो ये फोर्सेस क्या कहला रही हैं? आयन डाइपोल फोर्सेस। ये सारी आयन डाइपोल फोर्सेस है। हाँ जी, क्लियर? यस सर। ओके, दोबारा बेटे पूछें, क्वेश्चन पूछें तो। नो सर। नेक्स्ट, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब डाइपोल का तो बेटा आपको पता चल गया ना, जिसके दो पोल हो, और इंड्यूस्ड डाइपोल मीन कि वो पहले डाइपोल नहीं था, उसमें पोलैरिटी क्रिएट की गई है। तो पोलैरिटी का जो पैदा करना है उसको कहा जा रहा है इंड्यूस्ड डाइपोल, कि उसमें पोलैरिटी इंड्यूस की है। तो ये बेटे देखें, ये पोलर मॉलिक्यूल है जिसको लिखा परमानेंट डाइपोल। ये क्या था? पोलर मॉलिक्यूल, इसके परमानेंट डाइपोल है। और ये नेबरिंग मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पोल्स नहीं बने हुए। अब इस पोलर मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन के साथ क्या होगा कि इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। अच्छा देखो ना, इसका ये नेगेटिव एंड है, तो इस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा ये रिपेल होकर दूसरी साइड पे ज्यादा चला जाएगा, जिस वजह से उधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाना है और इस साइड पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन थोड़े रह जाएंगे इस नेगेटिव पोल की रिपल्शन की वजह से। तो ये चूंकि पहले पोलर नहीं था, अब पोलर बना है, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हुई है, तो इसको कहा जा रहा है इंड्यूस्ड डाइपोल। तो जब ये इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाएगा, जो पोलैरिटी इसमें इंड्यूस हो जाएगी, तो इसके पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान ये जो अट्रैक्शन डेवलप होगी वो क्या कहलाएगी? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। हाँ जी बेटा, ये भी क्लियर है? थर्ड टाइप सर दोबारा बेटा देखो, मुश्किल है वाला तो। बेटे असल में हायर क्लासेस में ये चीजें आप पढ़ेंगे, मुश्किल तो नहीं है, तो सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि वो होती क्या है फोर्स। नाम से आप समझे ना, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल वो है जिसमें परमानेंट डाइपोल है, जो कि जिसमें पहले से पोलैरिटी डेवलप हुई है, हो चुकी है, वो परमानेंट डाइपोल है। उसके साथ एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पोलैरिटी नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि इसके पार्शियल नेगेटिव एंड की वजह से क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन होगी और ये इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे, राइट साइड पे चले जाएंगे, यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। पहले इवन डिस्ट्रीब्यूशन थी, यूनिफॉर्म, अब अनइवन हो गई है। इधर राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले गए, जिस वजह से उधर डेल्टा नेगेटिव शो किया है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और लेफ्ट पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये अपोजिट पोल्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहेंगे। हाँ जी, आसान बेटे, क्लियर है आपको? यस सर। बाकी बच्चों को भी क्लियर है सबको? जी सर, अब क्लियर हो यस सर। ओके, थर्ड टाइप, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जिन्हें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। बड़े इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मतलब है लम्हे भर के लिए पैदा होने वाला डाइपोल। इंस्टेंटेनियस, थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी डाइपोल पैदा। ये देखें, ये एक मॉलिक्यूल था, हीलियम का मॉलिक्यूल लिया यहां पे, इसके अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की शो की। क्यों होती है अनइवन? नेबरिंग मॉलिक्यूल की रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से। इसके देखें, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दो लेफ्ट साइड पे आए हैं। अब जब इसके अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका इफेक्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल पे क्या हुआ, उसका आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो अट्रैक्ट हुआ इस मॉलिक्यूल की तरफ। जब अट्रैक्ट हुआ तो इधर जो है वो नेगेटिव पोल बन गया और दूसरी साइड पे पॉजिटिव पोल, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड को मूव कर गए थे। किस वजह से? इस मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन की वजह से। और इसमें अट्रैक्शन क्यों पैदा हुई थी?
क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गई थी किसी और मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से। तो बेटे ये वाला जो मॉलिक्यूल था पहले नॉन पोलर था, तो अब आप देखें ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहा कि ये इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है, लेकिन ये पोलैरिटी टेम्परेरी है, ये खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे और ये पोलैरिटी खत्म हो जाएगी। चूंकि ये टेम्परेरी तौर पर पैदा हुई है पोलैरिटी, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहा है। लेकिन इसका इफेक्ट उससे अगले मॉलिक्यूल पे क्या हुआ है, उसके अंदर भी पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है, इसलिए उसकी पोलैरिटी को कहा जा रहा है इंड्यूस्ड डाइपोल। जो नेबरिंग मॉलिक्यूल हीलियम का है उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हुई। अब इन दोनों के दरमियान जो ये अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो रही है, इसके पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड के दरमियान, ये वाली फोर्स क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा क्लियर है ये? स्टूडेंट्स जी सर। ओके बेटे, ये 4 किस्म की फोर्सेस मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दी हैं, आपके इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपसे ज़हन में रखें कि ये फोर्सेज हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जहाँ पर आपने टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए स्लाइड दिखाई थी सर, वो एक बार दोबारा दिखा दी। ये लें। यस सर। ठीक है, लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको लेक्चर मिल जाएगा। बेटे हमने यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन जो है आपके सिलेबस के मुताबिक, आप तवज्जो से समझ लेना है इसको। पता है कि ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं इनको वान डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं इनको कलेक्टिवली वान डर वाल्स फोर्सेस का नाम दिया जाता है। और कहा कि ये इलेक्ट्रिकल हैं इन नेचर। इलेक्ट्रिकल किस लिए कहा, क्योंकि आपने देखा है कि ये चार्ज्ड आयंस होते हैं या चार्ज पोल्स होते हैं, चार्जेस होते हैं ना, उनके दरमियान फोर्सेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान है, चाहे कंप्लीट चार्जेस हों, चाहे वो आयनिक बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस बन रहे हैं चूंकि इन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन में, लिहाजा ये क्या हम कहेंगे इनको इलेक्ट्रिकल इन नेचर। ये नीचे लिखा ना, इसकी वजह बताइए कि दे रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शंस ऑफ अपोजिट चार्जेस। ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कैसे पैदा होती हैं, अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शंस की वजह से पैदा होती हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल हैं इन नेचर। और कहा कि ये टेम्परेरी भी हो सकती हैं, परमानेंट भी हो सकती हैं। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टेम्परेरी भी हो सकती हैं और परमानेंट भी हो सकती हैं। जैसा ये आप लोग को मैंने पहले एग्जांपल दिए, ये एग्जांपल देख लें, ये परमानेंट है और ये जो इसमें इंड्यूस हुई है पोलैरिटी ये टेम्परेरी है। दोनों किस्में देख ली ना आपने, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टेम्परेरी हैं जो इंस्टेंटेनियस हैं, इसके अंदर ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी फोर्स है, और इधर जो आप देख रहे हैं ये परमानेंट है, ये भी परमानेंट है। ठीक है, ये परमानेंट है, यहाँ डाइपोल भी परमानेंट है, इसमें ये जो परमानेंट डाइपोल इसकी परमानेंट है पोलैरिटी, और ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है। नेक्स्ट बेटे आपको कॉजेज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बताया जाएगा कि ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की वजह क्या है, ये क्यों पैदा होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो बताया कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होती है दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स के दरमियान। क्यों अनइक्वल होती है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स के दरमियान होती है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इट इज ड्रॉन क्लोजर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो क्लोरीन जो है इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के करीब आ गया। तो जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ड्रा हो जाता है, उसके करीब चला जाता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि एक एंड जो है वो पार्शली नेगेटिवली चार्ज हो जाता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम का था, और जो दूसरा एंड होता है वो पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, लिहाजा डाइपोल बन गया। हाँ जी, डाइपोल फॉर्मेशन क्लियर है? आज़िक
जी सर। बेटे डाइपोल कैसे बनता है? सर जब अनइक्वल शेयरिंग होती है दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान। जब अनइक्वल शेयरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके करीब जाता है? Said the atom with the high electronegativity. यस, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर उसके करीब चला जाता है, तो फिर उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? Sir, एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव। partial negative. बिल्कुल, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसको डेल्टा नेगेटिव से शो किया, और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, डेल्टा पॉजिटिव शो किया। अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? बेटे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं ये मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट पोजीशंस पे एग्जिस्ट करते हैं। अब ये देखें, पार्शियल पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे, पार्शियल नेगेटिव राइट साइड पे, तो डिफरेंट पोजीशंस हैं, ये इकट्ठे नहीं है। ये देखें डिफरेंट पोजीशंस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये आपको रिजल्ट्स बता रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के, कि जो पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं ये मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट पोजीशंस पे एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर उसका आगे क्या इफेक्ट होता है? जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अरेंज करते हैं एक दूसरे के लिहाज से, ये अरेंज करते हैं। और अरेंज कैसे करते हैं कि नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल जो है इट कम्स नियर द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। आज बेटा हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज कर रहे हैं एक दूसरे को, कि एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के करीब चला गया है। तो इस तरह से नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है इनके एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के जो एडजेसेंट एंड्स हैं, एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के जो एंड्स हैं उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती हैं जिन्हें कि हम डॉटेड लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फोर्सेस क्या हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। बेटे इनके इफेक्ट्स देख लिए आपने, रिजल्ट्स देख लिए। यस सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटे कोई सेपरेट फोर्स नहीं है, ये डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की ही एग्जांपल है। जैसा आप क्या लिखा है ना, इसको यूनिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान पाई जाती है। अब इसकी कॉजेस क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? बेटे हाइड्रोजन का एटम जो है इसका साइज छोटा होता है। जब ये स्मॉल साइज हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे स्मॉल साइज्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है, उसके करीब जाता है, जैसे कि ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है, तो रिजल्ट क्या होता है? इनके दरमियान बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड पोलर बन जाता है, उसमें पोलैरिटी आ जाती है, उसमें एनफ पोलैरिटी आ जाती है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम के ऊपर आ जाता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस अदर एटम के ऊपर आ जाता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का था। तो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम को, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। आज बेटे क्लियर है? ये यहां से देख लें जी बेटे। सर मैंने पूछा था सर, अगर हमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो बट डिस्क्राइब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड राइट इट टाइप, तो हम बस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वाली टाइप लिखेंगे। बेटे इसको शॉर्ट स्पेन करेंगे। आपको मैंने जो नोट्स दिए हैं उसके अंदर बने हुए हैं क्वेश्चन, इकट्ठा पूछा जाए तब भी बना हुआ अलहदा क्वेश्चन, अलहदा पूछा जाए तो अलहदा क्वेश्चन भी है। आपको नोट्स से क्लियर हो जाएगा ये। बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखें, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ जो आप ICl के मॉलिक्यूल्स के दरमियान देख रहे हैं, ये वाली डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर है ICl के मॉलिक्यूल्स में? सर जी सर वो जो आपने जो वो स्मॉल साइज हाइड्रोजन का थोड़ा सा बताया था वो रिपीट करते हैं। ये वाला जी सर। देखें बेटे, हाइड्रोजन स्मॉल साइज का एटम है। जब ये किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मिलता है जो कि
स्मॉल ही साइज का हो, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है, तो इनके दरमियान बनने वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे देखें, ये इनके दरमियान बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये पोलर बन जाता है। इसकी एनएफ यानी काफी पोलैरिटी बन जाती है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला है और नेबरिंग मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड वाला जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इनके दरमियान पैदा होने वाली अट्रैक्टिव फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके सर। बेटे इफेक्ट्स क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के? हाइड्रोजन बॉन्ड, जी बेटा। सर ये पिछली स्लाइड में सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर पूछें। दोबारा ज्वाइन करना है? हाँ जी करना है जान, बिल्कुल। सर उसका थर्ड पॉइंट आपकी अटेंडेंस इवन अटेंडेंस में दोबारा लगाऊंगा इसके बाद। हाँ जी कौन सा पूछा आपने? सर पिछली स्लाइड का थर्ड पॉइंट। ये स्लाइड का? सर इससे पिछली। हाँ जी सर ये वाला a net force of attraction between ends of two adjacent नेट फोर्स। बेटे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एंड्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। ये देखें, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान जो ये फोर्स पैदा हो रही है नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहला रही है। बच्चे दोबारा ज्वाइन करेंगे। बेटे इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये क्या होते हैं? बताया कि इट अफेक्ट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मसलन बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, ये इफेक्ट होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स कंपाउंड्स के इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर देखें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि हायर है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, जो कि एक सिमिलर कंपाउंड है, वाटर से मिलता जुलता कंपाउंड है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 है, वो लोअर है। तो फर्क क्या है? वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है। और दूसरी चीज, आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम है। आइस की डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है 0.917 ग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी बेटे समझते हैं ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। लिक्विड वाटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि हाई है। यही वजह है कि आइस पानी के ऊपर फ्लोट करती है। अब इस डेंसिटी के डिफरेंस के क्या इफेक्ट्स होते हैं? जो लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है, उनकी डेंसिटी कम है, वो रैंडमली मूव करते हैं। और जो आइस के मॉलिक्यूल्स हैं ये अरेंज हो जाते हैं इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म, ठीक है, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और ओपन स्ट्रक्चर बनती है आइस की, जिसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान वेकेंट स्पेसेस आ जाती हैं और पानी की निस्बत 9% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है आइस का। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करते हैं और यही वजह है कि आइस जो है इट इज लेस डेंस एज कंपेयर टू वाटर। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये आइस के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर शो की गई है। आइस के क्रिस्टल के अंदर आप देखें कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है और इफेक्टिव है आइस के अंदर। यहाँ वेकेंट स्पेसेस दरमियान में पैदा हो गई हैं और इन वेकेंट स्पेसेस के पैदा होने की वजह से देखें कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगी ना आइस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स की, इस वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वॉल्यूम इसका जो है जितने पानी से आइस। सर ये आइस फ्लो आप तो एक्सप्लेन करते हैं सर ये। ओके बड़े, आइस जिस वाटर से बनी है उस वाटर की निस्बत इसका वॉल्यूम जो है वो 9% ज्यादा होता है, 9% ज्यादा। क्या वजह? ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा हो रही हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आइस के अंदर, ये काफी इफेक्टिव होती हैं और इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की एक ऑर्डर्ड सी अरेंजमेंट बन जाती है। मॉलिक्यूल स्पेसिफिक पोजीशंस पे एडजस्ट हो जाते हैं और उनके दरमियान वेकेंट स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान वेकेंट स्पेसेस, खाली जगह आ जाती हैं और
यही वजह है कि आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है और आइस फ्लोट करती है, पानी के ऊपर तैरती है। हाँ जी जान बेटे, क्लियर है आपको? सर और को बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। बेटे ये से वाटर के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट आपको शो की गई आइस के अंदर। ओके सर। हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर है? डाइपोल डाइपोल जी फोर्सेस सर। की जो कि एक एग्जांपल थी। इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा आयनिक कंपाउंड, ये डिफरेंस जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, इनको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक रिव्यू करेंगे। उसमें बच्चे जरा थोड़े थे। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, सॉरी जो प्रॉपर्टीज हैं कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड्स के, इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बेटे आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके बेटे, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं। दिस लेक्चर इज ओवर नाउ, आई एंड इट।